हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए सोल्डे क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोग जो है मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकार में आर्टिकल 32 को मैंने पढ़ाया था। आर्टिकल 32 आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो आर्टिकल 32 का आज पार्ट 2 है। आर्टिकल 32 क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग देखेंगे रीट के बारे में, रीट जिसे हम न्यायाधीश के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को समझना है कि रीट जो होता है हमारे संविधान में 5 प्रकार के रीट होते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो है कल मैंने बताया था, आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 के तहत ये बताया गया है कि जो हमारा रीट जो है सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उसमें जो है मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी कर सकता है। तो आज जो हम लोग उसी रीट में समझेंगे कि कितने प्रकार के रीट होते हैं और उस रीट में क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है। तो इस चीज को समझेंगे। देखिए 5 प्रकार के रीट होते हैं। सबसे पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा होता है अधिकार परीक्षा, और तीसरा होता है परमादेश, और चौथा होता है प्रतिषेध, और पांचवा होता है उत्प्रेषण। पांचवा कौन सा होता है? उत्प्रेषण। पांचवा कौन सा होता है? उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार का रीट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 5 प्रकार के रीट होता है। तो इसमें देखिए एक बेसिक सवाल पूछ देता है, याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा और परमादेश, ये तीनों रीट है सामान्य रीट है। इसे सामान्य रीट बोला जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और परमादेश, ये तीनों जो रीट है ये सामान्य रीट बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों रीट जो है न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी निजी संस्थान को या किसी सरकारी कार्यालय को ही भेजा जाता है। लेकिन याद रखना है प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो ये दो रीट है, ये दोनों रीट जो है न्यायालय द्वारा जारी, यानी उच्चतर न्यायालय जो है निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। तो याद रखना, कभी कभी पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा रीट सामान्य रीट है या निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है न्यायालय रीट है। तो ये दोनों का प्रतिषेध और उत्प्रेषण को न्यायालय रीट बोला जाता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और परमादेश को जो है सामान्य रीट से हम लोग इंगीकृत करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं जो रीट जो है, रीट क्या होता है। तो रीट मैंने बोला ये न्यायाधीश होता है जो कि रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण का, तो याद रखना बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लेना। अवैध रूप से किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है, अवैध रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके खिलाफ उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। तो याद रखना है, देखिए उद्देश्य क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता की संरक्षण प्राप्त करने के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त करने के लिए ये रीट का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है मनमाना ढंग से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है। तो इसका 2 उद्देश्य मैंने बताया, एक कि किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता का ये संरक्षण देता है, और मनमाना ढंग से जो गिरफ्तार जो किया जाता है व्यक्ति के, उसके खिलाफ ये जो है रीट को जारी किया जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं इसका अर्थ का। तो याद रखना बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है उसे होता है स्वशरीर प्रस्तुत करना, यानी किसी भी व्यक्ति को स्वशरीर प्रस्तुत करने का जो प्रावधान है वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत है। देखिए अब बात करता है इसे कब जारी किया जाता है। देखिए जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उस स्थिति में जो है ये रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और दूसरा है कि 24 घंटा के भीतर अगर किसी भी व्यक्ति के मजिस्ट्रेट के समकक्ष अगर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ भी क्या किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी किया जा सकता है। तो याद रखना है कि इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है ये 2 स्थितियों में जारी किया जा सकता है। पहला है आपका जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंधक बना लिया गया हो तो उस स्थिति में, और दूसरा है 24 घंटा के भीतर अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समकक्ष अगर प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उस स्थिति में जो है उस व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके खिलाफ इस प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हेबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है वो रीट जारी
कर सकता है। तो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि कब ये रीट जारी करने का प्रावधान है, तो ये दोनों नाम आप, ये दो परिस्थितियां अगर आएगी तो इन दोनों परिस्थितियों में एक किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेना, और दूसरा है कि 24 घंटा के सामने। आप लोग को पता है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 22 जो है 22 में जो है हमारा आर्टिकल 22 में गिरफ्तार निरोध संरक्षण की बात की गई है। तो गिरफ्तार निरोध संरक्षण की बात की तो उसी में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटा के अंदर उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समकक्ष या कोर्ट के समकक्ष उसे पुलिस वाले क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो इस बात को जानना है थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि याद रखना किसके खिलाफ जारी हो सकता है। ये देखिए कब जारी हो सकता है और किसके खिलाफ जारी हो सकता है। देखिए या तो निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी हो सकता है, निजी संस्थान के खिलाफ हो सकता है, या लोक अधिकारी के खिलाफ भी ये जारी हो सकता है। तो याद रखना है निजी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति अगर आपको अवैध रूप से कोई बंधक बना लिया है तो उसके खिलाफ भी ये जारी हो सकता है, या किसी निजी संस्थान के द्वारा अगर कोई काम कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे आपसे जबरदस्ती आपको बंधक बना लिया गया है, आपको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, अवैध रूप से बंधक बना लिया, तो उसके खिलाफ भी कोर्ट क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। लोग किसी अधिकारी के द्वारा, पुलिस वाला अगर किसी पुलिस वाले ने अगर आपको गिरफ्तार करके रख रखा है, लेकिन याद रखना है कोर्ट अगर आपने कर रखा है तो कोर्ट के थ्रू नहीं, वो हम समझेंगे आगे। तो किसी सरकारी अधिकारी जो है अगर आपको अवैध रूप से बंधक बना लिया है तो उसके खिलाफ भी ये रीट जारी हो सकता है। तो याद रखना है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि किसके कब जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है, तो ये दो स्थिति में, और किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, तो ये भी सरकारी में भी जारी किया जा सकता है और निजी व्यक्ति के द्वारा निजी के खिलाफ भी ये जारी किया जा सकता है। अब देखिए किसके खिलाफ ये जारी नहीं होगा और कब जारी नहीं होगा, ये दो है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने जो ये आपको बुक में इस तरह से दिया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के आधार पर मैंने इस तरह का पॉइंट बनाया है ताकि आपको समझने में और क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं किसके खिलाफ ये जारी नहीं होगा या कब ये जारी नहीं होगा। देखिए अगर कोई व्यक्ति कोर्ट का अवमानना किया हो, अगर कोई कोर्ट की अवमानना किया हो तो उस स्थिति में जो है ये रीट जारी नहीं होगा। कोर्ट के आदेश से अगर किसी व्यक्ति को कारावास हुआ, अगर कोर्ट ने किसी को सजा दे दिया गया, कोर्ट ने उसे सजा दे दिया गया कि इस व्यक्ति को इतना दिन के लिए जेल हो सकता है, इतना दिन के लिए कारावास हो सकता है, तो कोर्ट के आदेश पर, अब मान लेते कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति को जो है 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए से रिमांड पे रखिए, तो थाना वाला आपको पुलिस क्या करेगा, आपको 15 दिन के लिए उस पर रिमांड पे रख सकता है। तो याद रखना है कोर्ट के आदेश पर अगर आपको कारावास हुआ है या पुलिस हिरासत में रखने के लिए आपकी बात की गई है तो उसमें जो है ये रीट जारी नहीं किया जा सकता है। याद रखना राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी ये रीट जारी नहीं हो सकता। याद रखना राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास जो विशेषाधिकार होता है, तो याद रखना राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी ये रीट जारी नहीं होगा। और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही, याद रखना भारत के सीमा के अंदर ही जो है ये आपका रीट जारी हो सकता है। ऐसा नहीं मान लेते हैं कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं या बांग्लादेश के बॉर्डर पे हैं और आपको बांग्लादेश पुलिस ने पकड़ लिया है या बांग्लादेश के कोई व्यक्ति ने आपको पकड़ के बंदी बना लिया है बांग्लादेश की सीमा के बाहर, यानी अपने भारत देश की सीमा के बाहर, तो वहां पे जो आप बोलेगा नहीं मुझे तो स्वतंत्रता है कि 24 घंटे के सामने हमें कोर्ट के समकक्ष प्रस्तुत करना होगा, तो नहीं, ये याद रखना है सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो भारत के राज्य क्षेत्र के सीमा के अंदर ही होता है। तो याद रखना है भारत के राज्य क्षेत्र के सीमा के अंदर ही ये सभी बातें, ये सभी रीट जो है लागू होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं कि इसका अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति को स्वशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है, और कब जारी होगा कब ये रीट जारी किया जाएगा, तो जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंधक बना लिया हो तो उस स्थिति में होगा। दूसरा कहता है 24 घंटे के भीतर अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समकक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उस स्थिति में ये रीट को जारी कर सकते हैं। किसके खिलाफ जारी होगा तो मैंने बता दिया, निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी कर सकते हैं या निजी किसी संस्थान के खिलाफ आप जारी कर सकते हैं या किसी लोक अधिकारी, जैसे मान लेते हैं आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप किसी भी जगह का जॉब कर रहे हैं, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया, मतलब बंदी बना लिया गया वहां के एम्प्लॉय को, तो वहां पे भी आपको यह अधिकार है कि आपके खिलाफ ये रीट जारी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, आपके मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है आपके संरक्षण के लिए रीट जारी कर सकता है। उसके बाद किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है, मान लेते हैं आपकी कोर्ट की अवहेलना किया है आपने,
कोर्ट की किसी भी बात को आपने नहीं माना है, आपको नोटिस जारी बार बार किया जा रहा है, लेकिन आप कोर्ट के समकक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, तो कोर्ट का अवमानना माना जाएगा वो। तो कोर्ट के अवमानना करने की स्थिति में आपको क्या करेगा, पुलिस वाला बंदी बना लेगा, पुलिस वाला रोक के रख लेगा आपको, ठीक है। कोर्ट के आदेश से अगर आपको जेल हुआ है या कारावास में, तो उस स्थिति में भी जो आपको क्या कर दिया, बंदी बना लिया जाएगा। उसके राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ 2 व्यक्ति जो हमारे देश में ऐसे हैं जिसके खिलाफ जो है ये जारी नहीं हो सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही ये जो है आपका रीट जारी हो सकता है। कोई विदेश में अगर आपको पकड़ लिया गया है या कहीं भी आपको पकड़ा गया है किसी गैर कानूनी काम करने या किसी भी रूप में अगर पकड़ा लिया गया, तो वहां पे ये बोलेगा कि नहीं मुझे तो स्वतंत्रता है, कोर्ट मुझे बचा लेगी, नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर की ही बात कही गई है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला जो रीट है, अगला रीट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, देखिए आप इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा कि अधिकार परीक्षा, देखिए इस चीज को समझिएगा। देखिए अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि अपने अधिकार से बाहर नहीं, अपने अधिकार से बाहर नहीं, आपको जो अधिकार मिला है उसी के अंतर्गत आपको काम करना है, अपने अधिकार से ऊपर का काम नहीं करना है, इसका अर्थ ये होता है। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं कि ये जारी कब किया जाएगा। तो अधिकार परीक्षा याद रखना, अधिकार परीक्षा ये कब जारी हो सकता है। देखिए अगर कोई अधिकारी या सरकारी कार्यालय, अगर कोई सरकारी व्यक्ति यानी सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यालय, ठीक है, अपने अधिकार से ऊपर का कार्य करता हो, इस स्थिति में अगर किसी का मूल अधिकार का वायलेंस हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार परीक्षा नामक रीट को क्या करेगा, जारी करेगा। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एसडीएम है वो एसडीएम के पद पे, लेकिन वो कार्य जो कर रहा है या कार्य करवा रहा है वो कौन सा करवा रहा है, डीएम का कार्य कर रहा है। तो उसमें अगर किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, उसके खिलाफ भी ये रीट जारी हो जाता है। अब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कोई एक दूसरा में एग्जांपल मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो कंपाउंडर है, लेकिन वो ऑपरेशन करने की बात कर रही है कि हम ऑपरेशन कर देंगे। अब ऑपरेशन से किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, तो उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, उसके खिलाफ केस हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जो योग्यता है या जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर जैसे मान लेते कोई व्यक्ति एमबीबीएस का डिग्री लेते हैं तो उसे ये अधिकार मिल जाता है कि हाँ वो किसी भी मरीज को, किसी भी पेशेंट को वो देख सकता है, उसके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से उसे एक योग्यता हासिल है कि अधिकार है। मान लेते कोई कंपाउंडर है, अगर उसने अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर का अगर कोई काम कर लेता है तो क्या हो जाएगा, उसके खिलाफ भी ये जारी हो सकता है। तो याद सकते हैं, तो याद रखना है, तो इसमें याद रखना है सरकारी व्यक्ति की बात कही गई है। अगर कोई अधिकारी या सरकारी कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ ये रीट जारी हो सकता है। जैसे मान लेते मैंने एग्जांपल दिया कि क्यों अगर डीएम है, अगर एसडीएम के पद पे अगर है वो, लेकिन वो डीएम का कार्य कर रहा है, वो जो कार्य कर रहा है वो डीएम कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसके खिलाफ भी ये क्या हो जाएगा, इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के रीट उसके जारी किया जाता है। तो याद रखना है अधिकार परीक्षा जो है वो सरकारी अधिकारी, सरकारी कार्यालय के खिलाफ ये रीट जारी किया जाता है। अब देखिए किसके खिलाफ जारी, मैंने बता दिया, सरकारी अधिकारी, सरकारी कार्यालय या न्यायिक क्षेत्र में भी ये जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा निजी व्यक्ति के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता है, सरकारी डॉक्टर जो होते हैं उसके खिलाफ ही जारी किया जाएगा। तो सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यालय के खिलाफ ये क्या होगा, जारी किया जाएगा। अब देखिए कब जारी नहीं होगा, देखिए मंत्री स्तरीय जो कार्यालय होगा उसमें ये रीट जारी नहीं होगा, निजी व्यक्ति या निजी कार्यालय में ये जारी नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते एग्जांपल के बहुत ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट जगह होती है जहां पे आपको जिस कार्य के लिए रखा गया है वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से आपको एडिशनल कार्य भी दे दिया जाता है, भले आप उसके लिए योग्य नहीं हो, लेकिन उसके खिलाफ उसके लिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से आपको जो है वो कार्य का सौंपा जाता है, आप अपने प्रैक्टिस के आधार पर उस कार्य को कर लेते हैं। लेकिन ऐसा निजी व्यक्ति या निजी किसी कार्यालय में देखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी छोटे मोटे कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, अब आपका काम है समोसा को बनाना, लेकिन अब समोसा बनाने की वजह से आप मान लेते हैं कोई चीज और बेचने भी लगते हैं, तो वो किसी निजी संस्थान की बात हो जाएगा या निजी कार्यालय की बात हो जाएगी। तो किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के खिलाफ जो ये जारी रीट नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी ये रीट जारी नहीं हो सकता है। ये दोनों रीट को आप समझ गए होंगे। तो
तो याद रखना, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कोई भी सरकारी कार्यालय या सरकारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक वो कार्य नहीं कर सकता, अपने अधिकार के बाहर का वो कार्य नहीं कर सकता है। आप देखते होंगे कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि इंस्पेक्टर है या दरोगा है, वो दरोगा एसपी का कार्य नहीं कर सकता है या एसएसपी का वो कार्य नहीं कर सकता है। तो याद रखना, कोई एसपी जो है को आईजी का कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि एसपी का एक अपना जिला के सीमा के अंदर ही वो अपना कार्य को कर सकता है। आईजी वगैरह क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कमिश्नरी का क्षेत्र होता है, कई 4-5 जिला मिलकर जो कमिश्नरी होता है, उसका वो पूरा का पूरा क्षेत्र दे सकता है। तो याद रखना, कोई भी एसपी जो है एसएसपी का या बड़ा आईजी का कार्य वो नहीं कर सकता। अगर अपने अधिकार क्षेत्र से वो बाहर का कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ ये रिट जारी करके उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं परमादेश। परमादेश क्या होता है? ऐसा आदेश जो टाला ना जाए, ऐसा आदेश जो टाला ना जाए। देखिए समझते हैं, कब यह जारी हो सकता है? जब कोई अधिकारी अपने पद का कर्तव्य का पालन करने से क्या कर दे, मना कर दे। देखिए अधिकार परीक्षा में पढ़ा कि अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक अगर कार्य करता है तब ये रिट जारी होगा। और परमादेश क्या है कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन अगर सही से नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन अगर सही से नहीं कर रहा है, तब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है? परमा आदेश रिट जारी कर सकता है कि हम आपको आदेश देते हैं इस तरह का कार्य करने का। अगर आप अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का सही से अपना पालन नहीं करेंगे, तो आपको गैर कानूनी घोषित करके आपको बर्खास्त किया जा सकता है। तो याद रखना है किसके खिलाफ? सरकारी अधिकारी और सरकारी कार्यालय के खिलाफ या निचली अदालत के खिलाफ भी ये जारी किया जा सकता है। समझिए बात को। अगर मान लेते हैं कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं डीएम है, अब डीएम साहब है, डीएम के अपना अगर कर्तव्य का निर्वहन सही से नहीं करेगा, मान लेते हैं कि आपने किसी भी चीज का कंप्लेन किया है, वो टाल रहा है कि नहीं नहीं ये तो मुख्यमंत्री का कार्य है, ये मुख्यमंत्री जी आएंगे या कोई नेता आएंगे जब जिसको आपने वोट दिया है वही आके कार्य करेंगे, नहीं। कोई भी सरकारी अधिकारी का जो कर्तव्य है, जो कार्य उसे मिला गया है, जैसे बीडीओ का अलग कार्य होता है, सीओ का अलग कार्य होता है, एसडीएम का अलग कार्य होता है, डीएम का अलग कार्य होता है, तो इसी तरह मान लेते हैं कि जो कोई भी सरकारी अधिकारी है उसके जो अधिकार क्षेत्र में जो कार्य आता है, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं करता है तो उस पे जो है परमा आदेश रिट जारी किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रतिषेध। देखिए प्रतिषेध, अब देखिए ये दोनों जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो रिट है, ये दोनों कोर्ट से कोर्ट को जारी किया जाता है। एक कोर्ट दूसरे यानी उच्चतर कोर्ट निम्नतर कोर्ट को जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी किया जाता है। तो समझते हैं प्रतिषेध। देखिए प्रतिषेध मतलब होता है रोक लगाना या वर्जित करना या रोकना या कार्य से रोकना। इसका अर्थ होता है रोकना, बस ये समझ लीजिए, रोक लगा देना। अगर मान लेते हैं कोई भी चीज चल रहा है, कोई भी मतलब केस चल रहा है, अब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तब देखिए समझते हैं कब जारी होगा। जब कोई केस लंबित हो, कोई मामला हो, कोई भी केस हो, अगर वो लंबित है या लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो। मान लेते हैं कि कोई केस है, अब कोई भी केस जो है वो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, अब उसे लेकिन लोअर कोर्ट उसे देख रहा है, लोअर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से वो बाहर केस है, तो तुरंत जो है प्रतिषेध जारी करके क्या कर देगा? रोक लगा देगा, उस केस पे रोक लगा देगा, वंदित कर देगा, वर्जित कर देगा कि नहीं आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना या वर्जित करना या फिर कार्य को रोक देना। तो जब कोई केस लंबित हो तो उस पर रोक लगा सकता है, या जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहा हो। मान लेते हैं कि वो केस का मामला है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर उसे केस फाइल कर दिए हैं, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुना रहा है तो तुरंत हाई कोर्ट रोक लगा देगा, नहीं 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 आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र से ये बाहर का कार्य है, तो तुरंत आप इस पे कौन सा लग जाएगा? प्रतिषेध। ठीक है, अब देखिए ऐसा केस या मामला जो लोअर कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता हो और उस केस का मामला को लोअर कोर्ट नहीं लेगा, सीधा हाई कोर्ट भेजा जाएगा। दो स्थिति मैंने बता दिया आपको। एक, कोई अगर केस लंबित है, मामला पेंडिंग में है और वो मामला जो है लोअर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है,
तो उस स्थिति में जाकर आप क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में इस तरह का। और दूसरा है कि लोअर कोर्ट में अगर कोई फाइल कर देता है तो वो क्षेत्र जो है लोअर कोर्ट में जाके सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगा और हाई कोर्ट किसको भेजेगा, लोअर कोर्ट को इस बात को भेजेगा। चलिए अब देखिए किसके खिलाफ ये जारी होता है, तो याद रखना है निम्नतर यानी लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी होता है और हाई कोर्ट के खिलाफ जारी होता है। लोअर कोर्ट के खिलाफ कौन जारी करता है, ये रिट हाई कोर्ट जारी करता है। और हाई कोर्ट के खिलाफ कौन ये रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये चीज को याद रख लेना है कि किसके खिलाफ जारी होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कि ये बताइए प्रतिषेध रिट जो है किसके खिलाफ जारी होता है। तो याद रखना है लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी होता है और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बड़ा ऊपर है ही नहीं। तो इस चीज को समझ लेना। अब किसके खिलाफ जारी नहीं होगा, तो निजी व्यक्ति या प्रशासनिक व्यक्ति के खिलाफ ये जारी नहीं हो सकता है, यानी सरकारी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी नहीं हो सकता है और किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं हो सकता। मैंने बता दिया था पहले कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है कोर्ट से कोर्ट यानी न्यायालय रिट कहा जाता है, इसे एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को जारी करता है। तो याद रखना इस चीज को। तो किसके खिलाफ जारी नहीं होगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है, तो निजी व्यक्ति एवं प्रशासनिक व्यक्ति के खिलाफ ये जारी नहीं हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं उत्प्रेषण का। देखिए उत्प्रेषण देखिए हम आपको समझा देते हैं क्या होता है कि देखिए जब कोई केस मामला लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में लाया जाता है, जब कोई मामला जो है लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में लाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में रिट को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए ये बता देता हूं, आपको समझाने के लिए मैं आपको ये समझा देता हूं कि देखिए उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण क्या किया जाता है कि देखिए अधिक जानकारी प्राप्त करना, इसका अर्थ होता है, देखिए याद रख लीजिएगा, अर्थ रखिएगा अधिक जानकारी प्राप्त करना, अधिक जानकारी प्राप्त करना, अधिक जानकारी प्राप्त करना। देखिए क्या कहा जाता है, जब कोई केस लोअर कोर्ट से यानी जब कोई केस जो है कहां लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, याद रखना है जब कोई केस जो है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में रिट क्या जारी किया जाता है। अगर कोई केस जो है लोअर कोर्ट को समझ में नहीं आता है तो उस स्थिति में भी जारी किया जा सकता है। लोअर कोर्ट जो है जैसे मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे मान लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है में कोई मामला आया तो उसे क्या किया जा सकता है, अगर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का, मैंने बता ही दिया था लोअर कोर्ट में लाया गया है तो ऐसी स्थिति में रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर कोई केस जो है लोअर कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी वो ट्रांसफर कहाँ कर देगा, हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर। अगर हाई कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। तो इस चीज को समझ लेना है किसके खिलाफ जारी होता है, तो वही याद रखना है लोअर कोर्ट जो है हाई कोर्ट को जारी कर, निम्नतर कोर्ट जो है अपने से अपर कोर्ट को जारी कर सकता है। चलिए किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है, वही किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ या प्रशासनिक व्यक्ति के खिलाफ भी जारी नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ उत्प्रेषण, याद रखना इसका मतलब होता है अधिक जानकारी प्राप्त करना। मान लीजिए देखिए आराम से समझता हूँ, कोई भी केस है या कोई भी चीज है, मान लेते हैं कोई भी केस है, कोई भी केस जो है अगर मान लेते हैं कि लोअर कोर्ट में लाया गया वो केस, अब लोअर कोर्ट के में लाया गया है तो ये लोअर कोर्ट से कहाँ भेजा जाएगा, अपर कोर्ट में भेजा जाएगा। तो उसमें अब मान लेते हैं इसको उतना नहीं जानकारी है, उतना इसके नहीं है, तुरंत हाई कोर्ट वाला बोलेगा ऐसा करो उस केस को हमारे पास भेज दो, लोअर कोर्ट वाला तुरंत भेज देगा उसके पास। या मान लेते हैं कोई केस है लोअर कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे नहीं करे, किस तरह का निर्णय दे नहीं दे, तो वो तुरंत कहाँ भेजा जा सकता है, हाई कोर्ट में भेजा सकता है, अपने से ऊपरी कोर्ट में भेजा सकता है। अनुमंडलीय कोर्ट से कहाँ चला जाएगा, आपका लोअर कोर्ट में चला जाएगा, लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चला जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है, तो वही बात है निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं हो, निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं हो सकता है, किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ ये जारी नहीं हो सकता है। तो याद रखना है मैंने 5 प्रकार का आपको रीट बताया, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूं इस चीज को। 5 प्रकार का मैंने न्यायादेश यानी रीट बताया। आपको एक चीज समझ लेना है, एक वीडियो आप देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 वीडियो है आर्टिकल 32 का, पार्ट 1 आपके चैनल पे दिया हुआ है, आप चैनल को जाके अगर देखिए अच्छा लगे आपको तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा, ताकि आपको जब भी ऐसे डेली तो बनाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं 1 से 2 दिन 3 दिन में वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो है आगे चल के मैं मैक्सिमम वीडियो पॉलिटी का डालूंगा, हिस्ट्री का डालूंगा, ज्योग्राफी का वीडियो डालूंगा, फिर इकोनॉमिक्स का भी वीडियो डालूंगा, तो आगे चल के वो आपको प्लानिंग बता दिया जाएगा। चलिए
तो रीट जो मैंने बता रहा था आपको कि रीट जो है आर्टिकल 32 के तहत मैंने आपको बताया सुरक्षा का गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है। याद रखना है ये दोनों आर्टिकल मैंने बता दिया पार्ट 1 वीडियो में, आप देख लीजिएगा वहां पे। चलिए अब मैंने 5 प्रकार की रीट बताया, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश। ये तीनों रीट को सामान्य रीट कहा जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण को न्यायालय रीट कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा बात ये पूछ सकता है कि बंदे प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ जारी होता है या किसके खिलाफ जारी नहीं होता है। किसके खिलाफ जारी होता है वो आप समझ लेना है, ठीक है, और किसके खिलाफ जारी नहीं होता है या कब जारी होता है, कौन सी स्थितियों में जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा कौन सी स्थितियों में जारी किया जा सकता है, किसके खिलाफ जारी हो सकता है, किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। उसी तरह परमादेश जो है ये जान लेना है कब जारी हो सकता है, कौन सी स्थितियों में, किसके खिलाफ जारी हो सकता है, किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। देखिए आप जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए एक तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जो कि ज्ञान दे देंगे, लेकिन मेन उद्देश्य है कि मेरा पूछे गए क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सके। मैं जो आपको इस तरह से पॉइंट में बता रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं पॉइंट बताया हूं जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है। क्योंकि देखिए आज के समय में कंपटीशन की तैयारी करने में क्या है कि आप कोई भी टॉपिक का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले आपको ये जानकारी प्राप्त कर लेना है कि इस टॉपिक की क्वेश्चन पूछने की क्या प्रवृत्ति है। क्वेश्चन का आप एक तरह से क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए कि हाँ आज मैं मान लेता हूं कि आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 32 में आप मतलब एक क्लासिफाइड कर लीजिए, हाँ इसमें इस तरह का क्वेश्चन बनता है। क्योंकि आप एक दिन में ये डेवलप नहीं होगा। आप जब पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप पढ़ सकते हैं। उसको क्या कीजिए आप कि हाँ ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक में जो है किस किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किस किस टाइप का। एक तो जैसे मान लेते हैं टाइप बना लीजिए उसमें कि हाँ इस टाइप का ये क्वेश्चन है, इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछ दे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इसमें आपको मैच द फ्लोइंग करके भी दे देगा, आपको मिलान करने के लिए दे देगा, एक तरफ परमादेश दे दे, एक तरफ रीट दे देगा, एक तरफ ये दे देगा आपको। दूसरा जो है आपको स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा आपका कथन कारण में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो 3 टाइप का लैंग्वेज देखिए वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ पूछने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप इस तरीका से पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए मेन उद्देश्य है आपको पढ़ने का कि क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या है एक मुख्य रूप से कि आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। इसीलिए आप लोग जब भी किसी भी टॉपिक का अध्ययन कीजिए, चाहे यूपीएससी का सवाल क्वेश्चन का सोल्व कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस का, चाहे यूपी का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, कोई भी पीसीएस का आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपसे ये निवेदन है कि कृपया आप क्या कीजिए कि उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक में पूछे गए जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे आपको पता चलेगा किस टॉपिक में हमको कितना गहराई में जाना है या कितना सतही नॉलेज लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको पता भी नहीं चलता है, खूब गहराई में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वहां से क्वेश्चन सतही पूछा जाता है। या कोई टॉपिक ऐसा है कि बहुत गहराई में जाके पूछता है लेकिन आपने सतही ज्ञान लेके आपने सोच रखा कि मेरा टॉपिक खत्म हो गया, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो निराशा हाथ लग जाता है आपको, आपकी रिजल्ट में, आपकी क्वेश्चन बनने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा आगे चल के जो है कुछ ऐसा लाऊं सिलेबस, और जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का कुछ टॉपिक को लिख के मैं उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन की प्रवृत्ति होती है, किस तरह का क्वेश्चन टाइप पूछा जाता है। चाहे मान लेते हैं कि अगर पॉलिटी की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कार्यपालिका पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में पता है, राष्ट्रपति किस किस तरह का टॉपिक। क्योंकि देखिए आज का क्वेश्चन का ट्रेंडिंग क्या है कि आपका ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि आप सीधा ये पढ़ लें कि हाँ आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति है, या 54 में ये है, ये सतही नॉलेज हुआ। यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। बाय चांस अगर हो भी रहा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा, मतलब कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन का जो स्टूडेंट बैठा रहेगा उसका ज्यादा सही होगा। कंपटीशन का एक ही अर्थ होता है, जो दूसरे को नहीं आ रहा है वो भी आपको आना चाहिए, जो दूसरे को आ रहा है वो तो आना ही चाहिए आपको, लेकिन जो दूसरे को, आपके कॉम्पिटिटर को नहीं आ रहा है वो भी आएगा। क्योंकि कंपटीशन का मतलब होता है दूसरे को हरा के जीतना। आप दूसरे को हरा के तभी जीतिएगा जब आपका तैयारी करने का अप्रोच आपका डिफरेंट रहेगा, आपका स्ट्रेटेजी अलग रहेगा। इसीलिए आगे चल के मैं इस चीज को और क्लियर कट करूंगा, मैं एक एक एग्जाम्पल, एक एक टॉपिक का अध्ययन करके। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, 5 रीड को आप समझ लिए होंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।